नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, ट्रेंड एनालिसिस के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, खासकर 68वीं 69वीं और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का बदलता हुआ रुझान समझाने का प्रयास किया था। और फिर मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा भारत के भूगोल में और बिहार के भूगोल में मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भारत के भूगोल और बिहार के भूगोल से ही प्रश्न आते हैं। तो अभी इस क्लास में मैं आपको एक सवाल का फॉर्मेटिंग करके समझाना चाहता हूं कि आखिर ये जो 7 नंबर 8 नंबर के जो सवाल आ रहे हैं इसमें कैसे उत्तर लिखना है, ताकि कम शब्दों में ही सभी बातों को समाहित किया जा सके और अच्छे अंक प्राप्त किए जा सके। उसमें 70वीं मुख्य परीक्षा जो हुई थी बीपीएससी की, अभी 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, इसमें एक प्रश्न आया 7-8 नंबर वाले में, जिसमें एक सवाल था, मखाना की फसल की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक स्थितियों की व्याख्या करें। फिर इसमें दूसरा सवाल था, इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला सवाल है मखाना की फसल के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी। इसमें पहला जो सवाल है वो है मखाना की खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिक स्थितियों की व्याख्या करें। ये पहला सवाल है कि व्याख्या करें। सवाल को तोड़ देना होता है। अगर उसमें 2 सवाल हैं तो जितना जल्दी आप उसको समझ लेंगे, स्प्लिट करेंगे, दोनों का उत्तर आपको लिखना है। अब इसमें दूसरा सवाल है, इसके उत्पादन और विपणन। इसके उत्पादन एवं विपणन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये 2 प्रश्न हैं एक ही प्रश्न में और दोनों का उत्तर लिखना है। 7 या 8 नंबर का ये सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 70वीं मुख्य परीक्षा में बीपीएससी ने पूछा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग मखाने की खेती के लिए जो भी पारिस्थितिक स्थितियों की जरूरत है उसको डिस्कस करेंगे, उसको लिख देंगे। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ बिहार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या कर रही है इसके मार्केटिंग के लिए और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, ये भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पोर्शन की पारिस्थितिक स्थितियां कौन कौन सी जो है वो जरूरी हैं बिहार में क्या कहीं भी मखाने की खेती के लिए क्या क्या जरूरी है। पहले तो हम लोग पारिस्थितिक स्थितियां देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मखाने की खेती के लिए वो कौन कौन सी जरूरी हैं वो देखते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कैसी जलवायु हो। तो आप जानते हैं कि बिहार जो है वो कर्क रेखा के ऊपर है, यानी बिहार उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में है। तो मखाने की खेती तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों में हो सकती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय दशा जो है वो ज्यादा अनुकूल है। तो वैसे तो जलवायु अगर लिखते हैं तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध इसके लिए फेवरेबल है। उष्ण कटिबंध में भी इसकी खेती हो सकती है, उपोष्ण कटिबंध में भी, लेकिन बिहार चूंकि पड़ता ही है उपोष्ण कटिबंध में, इसीलिए जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वो मखाने की खेती के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा अनुकूल है।
जलवायु की बात हो गई, कैसी जलवायु? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। हालांकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी इसकी खेती हो रही है या संभव है। इसके बाद तापमान कितना, मखाने की खेती को शुरू करने से लेकर इसके हार्वेस्टिंग पीरियड तक, इसका फसल प्राप्त करने तक तापमान का जो परिसर है, जो तापीय परिसर है तापमान मखाने की खेती के लिए 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस मखाने की खेती के लिए तापमान की आवश्यकता होती है और आदर्श है, होना ही चाहिए। फिर ह्यूमिडिटी जो होती है ना, रिलेटिव सापेक्षिक आर्द्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो सापेक्षिक आर्द्रता है मखाने की खेती के लिए संपूर्ण अवधि में 50 से लेकर 90% तक होना चाहिए। और मखाने की खेती उन क्षेत्रों में बहुत ही सहजता से होती है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है, औसत वार्षिक वर्षा कम से कम 100 सेंटीमीटर से लेकर अधिकतम 250 सेंटीमीटर तक, यानी कि जहां कम वर्षा होती है वहां मखाने की खेती नहीं हो सकती। जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, यह एक अनिवार्य शर्त है मखाने की खेती के लिए। इसलिए औसत वार्षिक वर्षा जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वो सबसे अनुकूल क्षेत्र भी हैं। उपोष्ण कटिबंधीय हो तो बेहतर। फिर तापमान संपूर्ण अवधि में मखाने को पौधारोपण से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक 20 से 35 डिग्री, सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 90 और औसत वार्षिक वर्षा इतना। इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा जो स्थिर जल, यानी जो तालाब में या चौर में जो जल हो वो स्थिर होना चाहिए। इसमें लहरें बहुत ज्यादा होंगी, कंपन या गति होंगी तो फिर पौधे का ग्रोथ रुकेगा, विकास रुकेगा, वो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। यानी शांत जल, स्थिर जल होना चाहिए। तो इस तरीके से देखें आप कि पारिस्थितिक दशाएं ये होंगी तभी मखाने की खेती हम कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में जहां ये सभी पारिस्थितिक परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं। तो ये तो बात हो गई पहला पोर्शन। ये देखिए, ये जितने हैं ये फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पोर्शन क्या है कि मखाने के उत्पादन और मार्केटिंग बेचने के लिए बिहार सरकार या भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो इस पोर्शन को हम लोग यहाँ समझते हैं कि कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि आखिर क्या क्या उपाय हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए बिहार में एक स्कीम बिहार सरकार की है, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। और बिहार के 6 जिलों को मखाने की खेती के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत चिन्हित किया गया, चुना गया। इन 6 जिलों में विशेष रूप से बिहार सरकार के द्वारा मखाने की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो बात ये होता है कि वो 6 जिले कौन कौन से। तो देखिए, वो जो जिला है दरभंगा, एक जिला है दरभंगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो 6 जिले हैं उसमें एक जिला है दरभंगा। दूसरा जिला है मधुबनी, तीसरा जिला है सहरसा, सुपौल, ये जिले हैं अररिया और कटिहार। अररिया और कटिहार ये वो 6 जिले हैं जिनको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाने की खेती के लिए बिहार सरकार ने चुना हुआ है। यहाँ मखाने की खेती को विशेष रूप से प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, प्रोत्साहन दे रही है। लेकिन सिर्फ 6 जिले में मखाने की खेती नहीं होती बिहार में। बिहार में जो कोसी क्षेत्र है और जो मिथिलांचल क्षेत्र है उसमें कुल मिलाकर 10 जिलों में मखाने की खेती हो रही है। तो ये तो 6 जिले तो हो ही गए। बाकी के कौन कौन से जिले हैं? तो जो बाकी के जिले हैं उसमें एक जिला ये देखिए पूर्णिया इसमें हो गया 7वां, किशनगंज हो गया 8वां, मधेपुरा 9वां और 10वां खगड़िया। इस तरह से बिहार में मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को जोड़ दें और इवन सीमांचल में अररिया, किशनगंज, तो कुल मिलाकर 10 जिलों में ये जो इलाका आप देख रहे हैं बिहार का, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसी हिस्से में मखाने की खेती परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली होती आ रही है।
लेकिन 6 जिलों को जो मैंने रेड से लिखा है, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया इन और कटिहार, इनमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लागू है बिहार सरकार की, लेकिन 10 जिलों में हो रहा है मखाने की खेती। तो एक तो ये स्कीम बिहार सरकार की है। दूसरा, आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा ही उसके सहयोग से राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना दरभंगा में की गई है। और ये अच्छी बीजों के विकास, आधुनिकतम प्रकार से खेती करने की तकनीक का प्रशिक्षण देता है और अधिक से अधिक उपज हो ये सुनिश्चित करता है। ये जो अनुसंधान केंद्र है दरभंगा में स्थापित है। इसके अलावा आप जानते हैं कि 2025-26 के बजट में हमारे केंद्रीय मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड को स्थापित करने की घोषणा की थी और इसी महीने 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है। हम लोग उसके महत्व पे अभी डिस्कस करेंगे। तो पूर्णिया में ये जो हमारा एक मखाने की खेती के लिए इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। पूर्णिया इसका मुख्यालय है। 15 सितंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है। हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे भी कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, क्या इसका महत्व है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 6 जिले, कुल 10 जिले। फिर हमने ये भी देखा राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है और अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड जो है वो पूर्णिया में खोला गया है। इसके अलावा बिहार सरकार जो है वो मखाने की खेती के लिए एक विशेष इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है, पहल को स्टार्ट किया बिहार सरकार ने। वो क्या है कि उसको कहते हैं बागवानी मिशन। बिहार सरकार की जो बागवानी मिशन है, बिहार सरकार की जो बागवानी मिशन है उसमें बिहार सरकार की बागवानी मिशन, इसमें बिहार सरकार ने मखाना विकास योजना की शुरुआत की है। मखाना विकास योजना की शुरुआत की। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कि मखाने की खेती में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाना, ये उद्देश्य है बिहार सरकार का। और इसके लिए बागवानी मिशन के तहत मखाना विकास योजना चलता है। अब इसके तहत यह प्रावधान है कि मखाने की खेती के लिए बिहार सरकार 75% की सब्सिडी देती है। 75% का अनुदान बिहार सरकार दे रही है मखाने की खेती के लिए, और मखाने का गोदाम बनाने के लिए भी 75% का सब्सिडी दे रही है बिहार सरकार। लेकिन इसके तहत एक आवश्यक शर्त है। शर्त यह है कि मखाने की खेती चौर या तालाब में ना करके खेतों में करें। अब जो किसान मखाने की खेती खेतों में कर रहे हैं उनको इस योजना का लाभ मिलना है। और इस योजना के तहत हर साल कम से कम जिन 10 जिलों में मखाने की खेती हो रही है 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मखाने की खेती के अंतर्गत लाना है हर साल इस मिशन के तहत। और वो तालाब या चौर नहीं बल्कि खेतों को प्रत्येक साल 200 हेक्टेयर नए खेतों को मखाने की खेती के अंतर्गत जोड़ना है। अब बिहार में मखाने की खेती शिफ्ट हो रही है, तालाबों या चौर से शिफ्ट हो रही है किधर? खेतों की तरफ। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन क्या है कि 7 या 8 नंबर में आपके पास इतना स्कोप नहीं है कि आप पूरा 400-500 शब्दों में लिख रहे हैं। बहुत से बहुत लिखेंगे आप, 1.5 पेज में लिखेंगे, मैक्सिमम 150 या 250 शब्द बहुत ज्यादा होता है। 150 शब्द ही काफी होता है। बस आपको आरेख बिहार का एक मैप बना देना है। इन 6 जिलों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत बता देना है। 10 जिलों में खेती हो रही है ये भी बता देना है। फिर कहाँ पे राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना हुई है, बिहार सरकार की क्या स्कीम चल रही है, ये सब चीजों को आपको बताना है। तो बिहार का जब भी आप मैप बनाएं या मैप कभी भी बनाएं आप, तो आपको एक
बात ध्यान देनी होती है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैप बन जाते हैं। जैसे कि आप देखिए इस तरह से फ्री फ्लो, कोई भी इसमें कलाकारी नहीं करनी है, बस एक फ्री फ्लो आपको ये बिहार का मैप बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसको आपको घेर देना है। कभी भी मैप बनाए तो घेर दे और लिख दे मापने योग्य नहीं या नॉट फॉर स्केल, क्योंकि ये आदर्श मानचित्र नहीं होता, ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है। और आपको क्या बनाया है आपने ये लिखना होता है। बिहार में मखाना की खेती, यही आप दिखाना चाहते हैं। अब इसमें आपको यहाँ पे ये वाला इलाका आप इसको घेर देंगे, इसी इलाके में मखाने की खेती होती है। अब यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है बिहार में, उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्रता 50 से 90% होती है। अब यहाँ पे जैसे कि ये दरभंगा है या मधुबनी है, इस तरह से ये जो इलाका है, फिर आपको यहाँ सुपौल है, फिर अररिया है, फिर किशनगंज है, फिर सहरसा है, मधेपुरा, खगड़िया, यहीं पे खगड़िया, और यहाँ कटिहार, और यहाँ पे पूर्णिया। तो इस तरह से यही वो जिले हैं जहां मखाने की खेती हो रही है। एक आपको मैप की तरह भी दिखा देना। मैप बिना ज्योग्राफी का उत्तर तभी प्रभावशाली होगा जब आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये आपका डिमांड था। 2 सवाल थे, एक क्लाइमेटिक कंडीशन, पारिस्थितिकी दशाएं कौन सी है वो दिखाना था, और बिहार सरकार या सरकारों के द्वारा उसके ब्रांडिंग के लिए और उसके विपणन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है। अब आप सब जानते हैं कि मखाना एक क्या है, सुपर फूड है। मखाना एक सुपर फूड है। अब सुपर फूड जिसमें सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सब कुछ उसमें जिस भी खाद्य पदार्थ में मौजूद होता है उसको सुपर फूड कहते हैं। और मखाना अब लोकल से ग्लोबल हो चला है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व इसमें मौजूद हैं। और यही एक ऐसा उत्पाद है जिस पर हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत में मखाने के उत्पादन में बिहार को मोनोपोली है, एकाधिकार प्राप्त है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में जितना मखाना होता है उसका लगभग 90% भारत में होता है, और भारत में जितना मखाना होता है उसका 85% से भी ज़्यादा, 85 to 90% बिहार में ही होता है। हालांकि कुछ राज्य, मणिपुर, उड़ीसा और कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत मखाने की खेती होती है, लेकिन बिहार का एक छत्र राज्य है, एकाधिकार है। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से जिले, तो मैंने डिस्कस किया था कि बिहार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत 6 जिलों में मखाने की खेती हो रही है। कौन कौन से जिले? मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, कटिहार और सहरसा। ये जो 6 जिले हैं इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाने की खेती हो रही है। इसको प्रमोट किया जा रहा है, एक जिला एक उत्पाद के तहत। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा 10 जिलों में मखाने की खेती भी कराई जा रही है। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो वो 10 जिले मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल का आता है। तो ये जो 6 जिले रह गए, फिर इसमें किशनगंज भी ऐड हो गया, पूर्णिया भी ऐड हो गया, मधेपुरा भी ऐड हो गया और खगड़िया भी। यानी बिहार का ये वाला जो इलाका है, इसी इलाके में मखाने की खेती हो रही है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 4 जिले ऐसे हैं जिसमें बिहार के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले कुल मखाने का 80% होता है। अब वो कौन से 4 जिले हैं जो हमारे राज्य के द्वारा उत्पादित कुल मखाना उत्पादन का 80% कंट्रीब्यूट करते हैं? तो वो जिला है मधुबनी, वो जिला है दरभंगा, वो जिला है कटिहार और वो जिला है पूर्णिया। ये जो 4 जिले हैं हमारे कुल वार्षिक मखाना उत्पादन के 80% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो 6 जिले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत कुल मिलाकर 10 जिलों मखाने की खेती होती है, और उन 10 जिलों में से 4 जिलों में ही अकेले 80% मखाने का उत्पादन हो जाता है। और कुल मिलाकर लगभग 90% पूरे देश में जितना मखाना होता है उसका लगभग 90% का कंट्रीब्यूशन हमारे राज्य का है। फिर जैसा कि हम सब जानते हैं, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस क्लास लेक्चर में आपको बताया था कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, वो दरभंगा में है। ये नई नई बीजों के विकास पर काम करता है, किसानों को प्रशिक्षण देने का काम करता है, अधिक उपज हो इस पर ध्यान देता है, मार्केटिंग का भी काम करता है। लेकिन अब जबकि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी
की भी स्थापना हो चुकी है, तो वो ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला। जीआई टैग आप सब इससे परिचित होंगे, इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, आप सब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस देने वाले हैं, तो जीआई टैग जानते होंगे कि किसी खास जलवायु परिस्थिति में, उस जलवायु परिस्थिति के अनुसार किसी उत्पाद में कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश हो जाता है। इस कारण से उसको संरक्षण देने के लिए जीआई टैग का प्रावधान किया गया। भौगोलिक संकेतक बोलती है 10 साल के लिए होता है, इसको फिर से रिन्यूअल पुनर्नवीनीकरण इसका कराया जा सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मिथिला मखाना की जो वैश्विक पहचान बनती है, इसीलिए तो हमारा मखाना लोकल से ग्लोबल हो चला है। जीआई टैग का इसमें बड़ा रोल होता है। इसके अलावा अभी आप हाल ही में इसी महीने 15 सितंबर 2025 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना की। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, इसकी स्थापना हुई है। अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि हम लोग पूरे देश के कुल मखाना उत्पादन का 90% तक उत्पादन करते हैं, लेकिन मखाना का सबसे बड़ा निर्यातक बिहार नहीं है। मखाने का सबसे बड़ा निर्यातक पंजाब और असम जैसे राज्य हैं। उत्पादन हम करें और निर्यात कोई और कर रहा है और अधिकतम मुनाफा वो कमा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हम उत्पादन तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना तो उसके प्रसंस्करण प्रोसेसिंग की सुविधा है, ना तो उसके पैकेजिंग ब्रांडिंग की सुविधा है, और ना ही उसके मार्केटिंग यानी विपणन की पर्याप्त सुविधा है, और ना ही उसको निर्यात करने की सुविधा है। क्योंकि बिहार में एक भी ऐसा हवाई अड्डा नहीं है जिस पर कार्गो की सुविधा है, जहां से वस्तुओं को निर्यात किया जाता है बड़े पैमाने पर। लेकिन अभी हाल ही में 15 तारीख को जो पूर्णिया में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ, वहां कार्गो की सुविधा दी गई है, इसलिए पूर्णिया बिहार का पहला हवाई अड्डा जहां कार्गो की सुविधा है। और मखाना बोर्ड का गठन वहीं किया गया। आप जानते हैं भारत में मसाला बोर्ड का भी मुख्यालय है, कॉफी बोर्ड का भी है, रबर बोर्ड का भी है, चाय बोर्ड का भी। ये सब अपने अपने उत्पादों के मार्केटिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए काम करते हैं, बेहतर गुणवत्ता के लिए करते हैं। तो अब जबकि हमारे यहाँ भी जो कि 2025-26 के बजट में हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा किया था कि बिहार में एक राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का स्थापना होगा, अब हो चुका है। अब राष्ट्रीय मखाना बोर्ड क्या करेगा? ये नई अत्याधुनिक बीजों के विकास में मेजर रोल प्ले करेगा, किसानों को जागरूक करेगा कि वो नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करें, झिझके ना, रिस्क है ये सोच के नई तकनीक को ना अपनाना, ये गलत है। अब जैसे 2 उन्नत बीज का विकास हुआ है मखाने का, एक स्वर्ण वैदेही उसका नाम है, स्वर्ण वैदेही, और एक है सबौर मखाना 1। ये 2 उन्नत बीज हैं, लेकिन किसान जो है बिहार के वो हिचक रहे हैं इनका इस्तेमाल करने में। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड उनको जागरूक करेगा कि नहीं, ये ज्यादा उपज देंगी और इसीलिए इसको आप एडॉप्ट करिए, इसकी खेती करिए। ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेन एंड विजिट का कॉन्सेप्ट आएगा, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और इसके बाद फिर मखाना का उत्पादन के बाद प्रोसेसिंग की सुविधा होगी, प्रसंस्करण की, वैल्यू एडिशन होगा, उसका कई उत्पाद बनेंगे, पैकेजिंग होगी, और फिर उसके विपणन मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था होगी। यानी आज जो बिहार सिर्फ बड़ा उत्पादक है, कल एक बड़ा निर्यातक भी बनेगा। तो फिर इसका फायदा किसको मिलेगा? हमारे राज्य के जो लाखों, इन 10 जिलों के जो लाखों किसान परिवार मखाने की खेती में इन्वॉल्व है, उनकी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। हमारे संपूर्ण राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मखाने में इतनी शक्ति है, पूरी दुनिया को बिहार मखाना खिला सकता है अगर इसको अच्छे ढंग से प्रमोट किया जाए। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। इसके लिए भारत सरकार ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। इसके बाद मैंने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिहार सरकार भी अपने बागवानी मिशन के लिए राष्ट्रीय मखाना विकास योजना लेकर आई हुई है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य हर साल 200 हेक्टेयर खेतों को मखाने की खेती में जोड़ना, और इसके लिए मखाने की खेती के लिए भी 75% सब्सिडी और मखाने के गोदाम के लिए भी 75% सब्सिडी देने का प्रावधान राज्य सरकार कर रही है। लेकिन शर्त यह है कि आपको मखाने की खेती तालाबों में नहीं, खेतों में करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ये अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। तो ये सब चीजें जो है, मैंने कहा कि मखाने की खेती को लेकर अपने लास्ट क्लास में मैंने उसकी जलवायु दशाओं को डिस्कस कर दिया, तापमान, वर्षा की मात्रा, स्थिर पानी, आर्द्रता, सब कुछ को डिस्कस मैंने किया। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि मखाने की खेती होती कैसे। देखिए, मखाना जो है बड़ा ही श्रम खोजने वाला, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है।
अब इसमें क्या होता है कि जो मखाने की खेती होती है, चौर जिसको हम लोग कहते हैं, मन कहते हैं, हमारे उत्तर बिहार के मैदान में जलमग्न निम्न भूमि, उनमें परंपरा से मखाने की खेती होती आ रही है। और जो मखाने की खेती है उसमें जो बीजों को तालाब में गहराई में बोया जाता है और 2 महीना लगता है, वो पौधा ऊपर आता है और 10 से वो उसमें फूल आते हैं। फूल आने के बाद जो है उसमें फल आते हैं और फिर फल आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद वो फल अपने पौधे से अलग होकर नीचे मिट्टी में बैठ जाता है और फिर 2 महीने में वो फिर बीज बन जाता है। अब फिर बीज को निकालना, फिर उसको छानना, साफ करना, फिर उसकी जो है उसको ले जाकर उसको रोस्ट करना, फिर उसको फोड़ना, फिर उससे लावा निकलना, मखाने का लावा निकलता है। तो ये बड़ा ही परिश्रम का काम है। अब देखते हैं कि आखिर आज के संदर्भ में देखिए हर चीज पे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, तो मखाने की खेती पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मखाना जो है वो जल में उसकी खेती होती है, इसीलिए एज सच कोई बहुत बड़ा प्रतिकूल प्रभाव जलवायु परिवर्तन का मखाने की खेती पे नहीं पड़ता है। मखाने की खेती के लिए तापमान कितना चाहिए, 20 से 35 डिग्री। लेकिन मई और जून के महीने में जब लगातार तापमान 42-45 डिग्री सेल्सियस होने लगता है तो फिर इसका प्रभाव मखाने के पत्तों पे पड़ता है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं और उनका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए लगातार अगर 42 से 45 डिग्री तापमान मई और जून के महीने में होते हैं तो हर 3 से 4 साल पर एक सूखा दौर आता है मखाने की खेती में, जिसको हम लोग ड्राई स्पेल कहते हैं। इससे उत्पादन प्रभावित होता है। इसीलिए किसानों को क्या सलाह दी जाती है कि वो दिन में पत्तियों पे पानी का छिड़काव करें और फिर शाम के समय कीटनाशकों का छिड़काव करें, तो हम जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि परंपरागत दृष्टि से मखाने की खेती चौर या मन में होती आ रही है, लेकिन हाल के समय में खेतों में मखाने की खेती को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा क्यों? तो जो चौर या मन में मखाने की खेती होती है उसमें प्रति हेक्टेयर मखाने का उत्पादन 10 से 15 क्विंटल होता है, लेकिन खेतों में मखाने का जो उत्पादन होता है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जो चौर या मन होता है, मान लीजिए ये चौर, ये कोई तालाब है, अब इसमें पानी, तो तालाब या चौर में जो पानी की गहराई होती है वो 10 से 15 फुट की होती है। अब इसलिए जो बीज बोया गया वो ऊपर तक आने में सारा पोषण, उस पौधे का ऊपर तक आने में सारा पोषक तत्व खर्च हो जाता है। इसीलिए पौधे का विकास होने में भी समय लगता है, फिर उसमें पुष्पन भी देर से होता है, फिर उसमें फल भी देर से आते हैं। लेकिन खेतों में क्यों बिहार सरकार प्रमोट करना चाहती है कि खेतों में जो गहराई होती है वो बस 2 से 3 फुट होती है, इसीलिए बहुत तेजी के साथ वो बीज जो है पौधा बन के ऊपर आ जाता है और कम पोषक तत्व खर्च करके पौधे का विकास हो जाता है और जल्दी पुष्पन होता है, जल्दी फल आते हैं और इसीलिए उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है। इसीलिए आज की जो युवा पीढ़ी है बिहार की, वो मखाने की खेती को चौर या मन में न करके खेतों में कर रही है। और बिहार सरकार की जो बागवानी मिशन के तहत योजना है, मखाना विकास योजना की, वो बिहार सरकार चाहती भी है कि खेतों में मखाने की खेती हो, क्योंकि उससे उनका उस योजना का उद्देश्य है प्रत्येक वर्ष 200 हेक्टेयर खेतों को मखाने की खेती में लाना, वैज्ञानिक विधि को अपनाना और उत्पादन बढ़ाना। और इस तरीके से हमारा जो आज एक अधिकार है सिर्फ उत्पादन में, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, जीआई टैग मिलना, बिहार सरकार की योजनाओं का यह फल होगा कि हम सबसे बड़े निर्यातक भी बनेंगे। तो मखाने में यह क्षमता है कि न केवल मखाना की खेती करने वाले किसान परिवार लाभान्वित होंगे, बल्कि पूरा का पूरा बिहार आर्थिक दृष्टि से लाभान्वित होगा। तो मैंने आपको यहाँ जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है मखाने की खेती, वो भी डिस्कस किया। मखाने की खेती को क्यों प्रमोट किया जा रहा है चौर या मन की तुलना में खेतों में, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। बिहार सरकार का की कौन सी योजना है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का क्या इंप्लीकेशन होगा, जो 15 सितंबर को पूर्णिया में उसका मुख्यालय बना, हेडक्वार्टर बना, उसका क्या इंप्लीकेशन होगा ये भी समझाया कि भारत में सबसे ज्यादा मखाना उगाते हम लोग और सबसे बड़ा निर्यातक है पंजाब और असम। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो प्रोसेसिंग की सुविधा है, ना ब्रांडिंग की सुविधा है, ना पैकेजिंग की सुविधा है और ना निर्यात की सुविधा है। इसलिए दूसरे राज्य के किसान हमारे यहाँ से मखाना ले जाकर उसको बेचकर माला माल हो रहे हैं। अब हमारे पास राष्ट्रीय मखाना बोर्ड है, अब वो सब काम हम करेंगे जो दूसरे राज्य करते हैं और हम एक बड़े एक्सपोर्टर भी बनेंगे। इसीलिए मखाना की खेती में एक स्वर्णिम दौर की शुरुआत होने जा रही है। तो ये दो जो लेक्चर मैंने आपको मखाना को दिए, मखाने को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन था, क्लाइमेटिक कंडीशन को लेकर, खेती कैसे करते हैं, किन जिलों में करते हैं, कौन से जिले अव्वल हैं, ये सब तमाम बातों को
मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं अपने एक अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद।